आज ज़रा बात करते हैं लाड प्यार की, क्योंकि अक्सर कोई शख्स अगर गलती करता है तो कोई ना कोई घर में एक दूसरे को आपस में स्कोर सेटल करते हुए कहता है कि भाई तुम्हारे लाड प्यार ने ज़्यादा बिगाड़ दिया है। फादर्स ये बात मदर्स को कह रहे होते हैं कि वालदाओं के ज़िम्मे में आती है कि तुम्हारे लाड प्यार ने बेटे को नाकारा कर दिया है। माँ अक्सर जब कंप्लेन करती है तो वो दादी और नानी की करती है कि आपने जो मैं डिसिप्लिन करने की कोशिश करती हूँ उसका सत्यानाश कर दिया है। जब मैंने कहा है आइसक्रीम नहीं खानी है तो नहीं खानी है, लेकिन आप हैं कि लाड प्यार से उसकी हर ज़िद मान लेती हैं। इसका एक्चुअली लोगों की शख्सियत पे क्या फ़र्क पड़ता है? कई दफ़ा हम जब बात कर रहे होते हैं मेंटल इलनेसेस की, या आपके अगर रवैये में शख्सियत में शिद्दत पसंदी है, तो दोनों चीज़ें हमारे सामने आती हैं। नंबर वन ये कि आपको बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिला हो, यानी आपकी हर चीज़ के ऊपर हाइपर विजिलेंस हो, मुंह से बात बाद में निकले, आपके लिए वो चीज़ पहले हाजिर कर दी जाए, आपको टॉयज़, चीज़ें, गिफ्ट्स हर वक्त मिल रही हों। इवन दैट इज़ डेट्रीमेंटल। और दूसरी तरफ यकीनन अगर आपको वो तवज्जो जो आपका हक है वो अगर वालिदैन से ना मिल रही हो तब भी मुश्किल है। और अगर बेजा सख्ती की जाए बच्चे पे, उसको प्यार के बजाय हर चीज़ बड़े स्ट्रिक्टली तरीके से सिखाई जाए, तब भी प्रॉब्लम आती है। तो इन दोनों का वो स्वीट बैलेंस क्या है जिसमें आप बच्चे को मोहब्बत का, महफूज होने का एहसास भी दें, लेकिन साथ ही साथ उसको डिसिप्लिन भी कर सकें, उसकी तरबियत ऐसी हो कि वो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को झेल सके, सख्ती आए तो उसको भी बर्दाश्त कर सके। वरना अक्सर जो कहते हैं ना, मम्मी डैडी बच्चे जो बहुत ज़्यादा लाड प्यार से बढ़ते हैं वो डेलिकेट डार्लिंग्स बन जाते हैं, तो उनके लिए ज़िंदगी की सख्तियों से निबर्द आज़मा होना इतना आसान नहीं होता। आइए इस मौजू को आगे लेकर चलते हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तमाजुर करीम, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया तमाजुर आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे कराची स्टूडियोज़ में। आप सबके फेवरेट, टेकिंग यू बैक टू नेचर, टेकिंग यू बैक टू द बेसिक्स ऑफ ब्रीदिंग, योगी वजाहत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आमना अली भी हमारे साथ ऑनलाइन स्काइप पे मौजूद हैं, हु ऑफ कोर्स इज़ अ ब्रिलियंट लाइफ कोच। बहुत शुक्रिया आमना आपकी भी मौजूदगी का। सबसे पहले अगर तमाजुर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, लाड प्यार या फिर सख्ती, इसका जो स्वीट बैलेंस है वो कैसे क्रिएट होगा? हेल्दी बैलेंस विद हेल्दी बाउंड्रीज। पेरेंट्स जो हैं दे शुड यू नो हैव देयर ओन बाउंड्रीज, जैसे कि हर रिलेशनशिप में होती हैं। कि आई थिंक कि एक कहीं ना कहीं ये डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आपने आइसक्रीम की मिसाल दी कि अगर वालदा ने कह दिया है कि आज आइसक्रीम नहीं खानी, तो आई थिंक बोथ द पेरेंट्स शुड एक्चुअली अग्री ऑन दैट, और एक हेल्दी बाउंड्रीज से वो जो है वो इम्पोज करें। होता ये है कि अगर बच्चे को ये लगेगा कि वो जो है ज़िद करके ये बात मनवा लेगा, तो दैट कैन प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ इंटाइटल्ड बिहेवियर इन द फ्यूचर, कि दे फील इंटाइटल्ड कि नहीं, अगर हम मनवाएंगे तो यू नो वी आर इंटाइटल्ड फॉर दैट, सो वी कैन एक्चुअली गेट दैट। सो दैट, बट ऑल्सो एज यू सेड कि जो मिलिट्री वाली जो पेरेंटिंग है वो भी नहीं होनी चाहिए। सो हेल्दी बैलेंस एंड दैट वुड रिक्वायर हेल्दी बाउंड्रीज फॉर द पेरेंट्स। अच्छा, बर्थ ऑर्डर इसमें बड़ा मैटर करता है। वजह साहब, जैसे मिसाल के तौर पे पहला बच्चा है तो वो पहला पोता भी है, वो पहला नवासा भी है, और यकीनन माँ बाप का भी लाडला है, और उसके इर्द गिर्द अगर उसके यंग मामू, खाला, चाचा, फुप्पी हैं तो उन सब के लिए भी वो एक खिलौना है। ऐसे बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार मिलता है, या फिर अगर हम बर्थ ऑर्डर ही को देखते हैं और 3-4 बच्चे जो बेचारा सबसे छोटा है, क्योंकि वो सबसे छोटा है तो वो बाकियों से ज़्यादा प्यारा हो जाता है। आप समझते हैं कि बर्थ ऑर्डर का भी इसमें बड़ा लेन देन है? बिल्कुल जी, बहुत इस पर तो खासा एनएलपी काम भी करती है। लेकिन पहला बच्चा जो होता है ना सिर्फ वो लाडला होता है, बल्कि वो एक लिहाज से खिलौना होता है सबके लिए। सब उस पर तजर्बा, मामू भी कर रहे हैं तो चाचा भी कर रहे हैं, तो सब ने करना है। वो बच्चा इतना बाज़ दफ़ा इन तजर्बात से मुस्तफ़ीद होता है कि कोई काम करने से पहले कहता है मम्मा ने ये वाले कपड़े पहनने हैं, अच्छा जी उसने वही पहनना है, यहाँ जाना है वहीं जाना है। अब दूसरा जो बच्चा आता है उसमें माँ थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, तो पहला बच्चा तो वही होता है अम्मा, दूसरा बच्चा होता है कभी कभी। अच्छा, ये बात आपको सच लगती है कि माएँ कभी इसका क्लियरली ये बात कहेंगी नहीं? वो तो उनसे पूछो कि आपको कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, वो तो तुम सारे एक जैसे हो, लेकिन ये बात सच है कि पहले बच्चे से ज़्यादा प्यार होता है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा प्यार होता है, ये मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं और इसको मानता भी नहीं हूँ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हर बच्चे से प्यार होना चाहिए, क्योंकि बच्चा भेजा गया है तो आपके लिए अल्लाह ताला ने तोहफा भेजा है। वरना जिनके नहीं है उनसे जाके पूछें मज़ारों पे और जगहों पे वो क्या कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लेवल है ना, जब पहला बच्चा उस पर सबकी तवज्जो, अब जब दूसरा बच्चा आया तो तवज्जो बढ़ गई, जब तीसरा बच्चा आया तो बिल्कुल ही टाइम ही नहीं था। अब तीनों में देखिए क्या होगा,
सबसे ज़्यादा पुरअतमाद बच्चा वो होगा जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, क्योंकि उसको खुद काम करने की आदत पड़ रही है। उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी सबसे ज़्यादा, उसको पता है कि मेरे जो बड़े बहन भाई हैं मुझे चिप्स भी उनसे छीन कर खाना है, मुझे अपने खिलौने की हिफाजत भी खुद करनी है, मुझे अपनी माँ बाप की अटेंशन के लिए भी खुद ही मेहनत करनी है। और ये बात वाकई सच है कि आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा ये स्टडीज़ कहती हैं, आमना ये आपके पास लेके आना चाहूँगी कि जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो ज़्यादा डिसिप्लिन भी होता है, वो माँ का कहना भी ज़्यादा सुन रहा होता है, जबकि जो रेबल इन द फैमिली होता है वो सबसे छोटा बच्चा होता है। आप क्या कहती हैं? बात से डिसएग्री करूंगी क्योंकि मैं सबसे पहला बच्चा थी और मैं बहुत बड़ी रेबल थी। इसलिए देयर इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड देयर इज नो वन इक्वेशन दैट वर्क्स फॉर एवरीवन। सो आई थिंक आई एम अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट। अगर ये शो मेरी अम्मी देख रही होंगी तो फिर वो ये बात फौरन सेकंड करेंगी। अच्छा चले, डिसिप्लिन और रिबेल होने को छोड़ते हैं, मुझे ये बताइए आमना कि बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड, आपको लगता है कि बनिस्बत आपके बहन भाइयों के आपको ज़्यादा लाड प्यार मिला? आई थिंक मेरी जो दूसरी बहन थी वो बहुत पहले नेक्स्ट ईयर ही आ गई थी, तो इसलिए वो इतना मौका नहीं मिला मुझे फर्स्ट बॉर्न करने का। बट दैट्स अ पर्सनल स्टोरी। बट यस, आपकी जो बाकी सबने भी पैनल पे भी ये बात कही कि अटेंशन ज़्यादा मिलती है ऑफ कोर्स इफ देयर इज अ गैप। बट हाउएवर जब आपके बाकी बच्चे होते हैं तो फिर आप एक तरह से ट्रेंड मदर भी बन जाते हैं। जब फर्स्ट बॉर्न बेबी होता है तो उसको तो हाथ लगाने से भी डर लग रहा होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो हमारी गिविंग साइड हो गई ना। आमना मुझे ये बताइए कि व्हेन यू एनालाइज पीपल, एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस टू तमाजुर एज वेल, कि जब इतना ज़्यादा लाड प्यार अटेंशन मिल रही होती है तो इसका शख्सियत पे, और ख़ुसूसन अर्ली ईयर्स में इतनी ज़्यादा अटेंशन मिलने के बाद आपकी शख्सियत किस सांचे में ढल जाती है, कैसी बन जाती है? देखिए, आपको वही जो बात है कि बैलेंस इज एक्सट्रीम, बैलेंस इज द की। यू हैव टू हैव बैलेंस। गिविंग और रिसीविंग के अंदर ना बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओवर वांट्स और नीड्स में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अगर आप बच्चों की वांट्स को उनकी नीड्स समझेंगे तो फिर वो इंटाइटलमेंट बिल्कुल आएगी। और ओवर इंडल्जेंस, आप थोड़ा सा प्यार कम करें। कॉन्शियस पेरेंटिंग की तरफ आना चाहिए कि आप ये देखें कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर हम उसमें इंडल्ज करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली एक्टिव होने की ज़रूरत होती है। सही। आमना, ये बात मैं अब तमाजुर के पास लेके आना चाहूँगी। तमाजुर, शख्सियत पे क्या असर पड़ता है अगर बहुत यंग एज में मिल रही है, आपके कहे बगैर चीज़ें हाजिर हो रही हैं, तो इंटाइटलमेंट आती है या कॉन्फिडेंस आता है? अच्छा, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस भी आता है बट इंटाइटलमेंट भी आ सकती है। बट इसमें ये मैं कहूँगी जो आप कह रही हैं ना, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, के हर चीज़ के ऊपर ध्यान है, रिटेंशन है, इससे मुझे लगता है कि आप बच्चे की अपनी डिसीजन पावर जो है वो उसको इनहिबिट कर रहे हैं। सो बच्चे को कहीं ना कहीं यू हैव टू गिव द स्पेस कि अब आप अपने डिसीजन खुद लो। छोटे छोटे, पेंसिल कौन सी लेनी है बराबर। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, हमें पता है तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, तो अच्छा, ये मैं बात टच करना चाही थी तमाजुर। एक कॉलर हमारे साथ है, आई एम गोइंग टू कम टू दिस वन एज वेल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आमिर बात कर रहा हूँ गिलगित से। आमिर साहब, मुझे बताइए आज के मौजू पे क्या कहेंगे? लाड प्यार पे बात हो रही है और ख़ुसूसन अक्सर बीवियां कंप्लेन करती हैं कि इनका जो प्यारा राजा बेटा है ना, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की हुई है। और ये राजा बेटा इसलिए क्योंकि माँ बाप ने बचपन में बहुत ज़्यादा लाड प्यार कर लिया था और इसको एक फ़ाल इंसान नहीं बनाया। ये अपना ख्याल भी खुद नहीं रख सकता, किचन में भी नहीं जा सकता, कपड़े भी नहीं उठा सकता। क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी बिल्कुल, मैं आपका प्रोग्राम अक्सर मैं देखता रहता हूँ। आपका शुक्रिया कॉल लेने का। जी, तो मैं एक प्रोफेशनली मैं एक लेक्चरर हूँ। तो कोई भी बच्चे जब कॉलेज में स्कूल में आते हैं, इसके हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किलात हो जाती हैं इनको संभालना, इनको पढ़ाना, क्योंकि ये तरबियत घर से ही शुरू हो जाती है। और तरबियत के हवाले से ये देखा जाए, माँ बाप अक्सर बेहतर बच्चों को जो लाड प्यार से बातें करते हैं और उनके जो ना तरबियत के हवाले से भी और पढ़ाई के हवाले से भी मुश्किलात दरपेश आ जाती है। बिल्कुल सही। और उनको जो ना एक बात सलूक होनी चाहिए, बेटी हो या बेटा हो। बाज़ वालिदैन ऐसे बेटे को ज्यादा तरजीह देते हैं, बेटियों को पीछे रखते हैं, लेकिन बेटे को ज्यादा तरजीह देने की वजह से पढ़ाई में भी ज्यादा ध्यान नहीं देते।
आमिर साहब, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेज़ किया है कि अक्सर जब आप ये म्याना रवि नहीं रख पाते और घर में बहुत तो मुरादों के बाद अगर 4 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ है या 3 बेटों के बाद एक बेटी हुई है, तो उसको जितना लाड प्यार मिलता है ये सिबलिंग राइवलरी की भी वजह बनता है और घर में एक मसावात नहीं होती। बहुत शुक्रिया फॉर रेजिंग दिस पॉइंट योगी साहब। इसके ऊपर एक बात करके फिर हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। अगर घर में बहन भाइयों को ये एहसास हो कि मेरे माँ बाप का ये ज़्यादा लाडला बच्चा है और इसके साथ एक फौकियत, इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो फिर क्या एहसास जन्म लेता है? हसद होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे घर में मेरा नवासा और नवासी के दरमियान भी मैं देखता हूँ कि वो उसको हैंडल करने लगी है। छोटी सी है लेकिन वो अपने भाई को हैंडल करती है क्योंकि उसको तवज्जो ज़रा मिल जाती है छोटे होने की वजह से। मेरे ख्याल से सिस्टर ने जो आगाज़ में बात की और आपने भी की और सिस्टर ने ऑनलाइन भी की, एतदाल जो है ना ये बहुत बड़ा है, बड़ा फैक्टर है। जब सिल्वा माइंड कंट्रोल पे काम कर रहे होते हैं, बच्चों की नफ्सियात पे करते हैं, या जब हम चाइल्ड्स जो रिबल चाइल्ड्स हैं उनके ऊपर हिप्नोसिस कर रहे होते हैं, तो हमने देखा है कि वहाँ बच्चे से ज़्यादा उनके पेरेंट्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। जैसे एक बात है, सिंपल सी बात करता हूँ, बच्चा खाना नहीं खा रहा, खाना खाओ, खाना, वो कह रहे हैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा, तो पता है हम क्या कहते हैं, ज़िद बहुत करते हो। अच्छा, ज़िद वालिदैन कर रहे हैं उसका खाना खिलाने की, क्या उसको रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पेरेंटिंग ऐसा नहीं है कि आपके घर में एक बच्चा आया, आपने उस पर हाथ साफ करना है। बच्चा इसलिए नहीं आता, बच्चा इसलिए आता है कि आपने अपनी तरबियत कैसे की थी और आप अपनी तरबियत को आगे कैसे तरबियत में मुंतकिल करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एक लाइन है बहुत अच्छी, ग्रूम योरसेल्फ बिफोर ग्रूमिंग योर चाइल्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको हम वैसे भी लिंक अप करेंगे, जैसे तमाजुर ने भी कहा। अक्सर मैं ये देखती हूँ, ये मैं अपने सेल्फ एनालिसिस की भी बात करूँ, मेरा जो सबसे बड़ा नेफ्यू है, क्योंकि वो ख़ानदान का पहला बच्चा था, तो हम उसके लिए बहुत टॉयज़ भी ख़रीदना, उसके लिए एक्सपीरियंसेस भी कि ये चीज़ नहीं आई है, मैग्निफिसेंट साइंस म्यूज़ियम खुला है, चलो तुम्हें यहाँ ले जाएँ, तुम्हें वहाँ ले जाएँ। हमने एक बात बैठ कर बात की और बाकायदा ये देखा कि उसके वालिद ने और मैंने बैठ के बात की कि मैंने कहा उमर, जो कि यकीनन मेरा बहनोई है, मैंने कहा मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। जो चीज़ें हमें नहीं मिली बचपन में, मिसाल के तौर पे अगर साइकिल नहीं मिली या फ़लाना एक्सपीरियंस हमने नहीं किया, या हमें जो ना इंतज़ार करना पड़ता था कि हफ़्ते में एक दिन आइसक्रीम खाएंगे, तो हम उसके ऊपर निछावर कर रहे हैं और एक तरह से अपने बचपन को रिविज़िट करके वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश। और ये हम बड़ा क्लियर हो जाता है जब उसकी सालगिरह होती है, क्योंकि उससे ज़्यादा हम उसके गिफ्ट्स पे एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि अब देखो क्या चीज़ खेलने को मिलेगी। अक्सर वो दूर बैठा होता है और उसके खिलौनों से हम खेल रहे होते हैं। अच्छा जी, लाड प्यार जहाँ बच्चे को बिगाड़ता है वहाँ इसको एक मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं, और ये सवाल मैं अपने सारे पैनल से करना चाहूँगी। क्या आपको लगता है कि जब आप बच्चे से बेतहाशा मोहब्बत कर रहे हैं, उसके नाज नखरे उठा रहे हैं, उससे लाड कर रहे हैं, तो क्या आप उसको एम्पावर कर रहे हैं? यानी आने वाले दिनों में क्या वो अपने आप को एक पुरएतमाद, एक इन कंट्रोल इंसान के तौर पे देखेगा, या कहीं ना कहीं आपकी छुपी हुई ख्वाहिश ये है कि इस लाड प्यार की वजह से ये बच्चा मुझसे बेतहाशा अनकंडीशनल प्यार करे? या तो आपको अपने बुढ़ापे का ख्याल है, या आपने अपनी शख्सियत, अपनी शनाख्त को अपनी औलाद से इस कदर जोड़ लिया है कि आपका दिल चाहता है कि मेरा बच्चा हर जगह बैठ के मेरे गुन गाए। तमाजुर, सबसे पहले ये सवाल आपके लिए। सो दिस इज़ अ वेरी डीप क्वेश्चन, बिकॉज इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो ह्यूमन डिज़ायर से है कि अगर हम इस डिज़ायर पे चले जाएं कि हमें औलाद चाहिए ही क्यों, तो बहुत सारे लोगों को इसलिए औलाद चाहिए बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्लेस दैट दे वांट लव, राइट, एंड दे हैवंट गॉटन द लव एंड दैट्स व्हाई दे वांट किड्स। तो दिस कुड बी अ रीज़न, सही। इसके अलावा ये कि मे बी ऑल्सो देयर कुड बी अ रीज़न दैट दे डोंट नो एनी बेटर, सो दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट। या वही वाली बात जो हम पहले कर रहे थे वजाहत साहब, कि जो अपने बचपन में कमियां रह गई, कि हो सकता है हमारे वालिदैन ज़्यादा बिजी थे, हमें तवज्जो नहीं देते थे, तो हमने उसको पलटने की कोशिश की। हमने कहा कि अच्छा, माई चाइल्ड इज़ गोइंग टू हैव अ डिफरेंट चाइल्डहुड, या मुझे अगर खिलौने नहीं मिले, मुझे फ़लानी आज़ादी नहीं मिली, मुझे आर्ट क्लास में जाने की इजाज़त नहीं मिली, तो मैंने अपनी ख्वाहिशें अपने बच्चे के थ्रू पूरी करनी शुरू कर दी। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं यहाँ ये कहता हूँ, तरबियत जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैं बच्चे पे इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कि जी बचपन में आगे जाके ये मेरे काम करेगा। हाँ। ये तो सोच ही गलत होगी। हाँ। यहाँ तरबियत हो ही नहीं सकती, ये इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट कभी कभी डूब भी जाती है। हाँ, बिल्कुल सही। और खास तौर पे क्योंकि हम कहते हैं ना, हर अमल का दारोमदार नियत पे है। आपने उससे बीच में भी बड़ी प्यारी बात की और इस वक्त दोबारा एक बात की, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करता हूँ। हाँ, जो बचपन के वाक़यात हैं, अगर उसको सही तरह हैंडल किया जाए तो वो आपकी गाइडलाइंस के लिए बहुत काम करते हैं। देखिए, मैं एक खिलौना फाउंडेशन चलाता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने बचपन में खिलौने नहीं देखे, बिल्कुल, और जब मैं बड़ा हुआ और मैंने लोगों के खिलौने देखे तो मेरे अंदर का वो बचपन रोता था। आज मैं टूटे फूटे खिलौने जमा करके बांटता हूँ जी,
क्यों बांटता हूँ? क्योंकि बचपन की एक चीज मेरे साथ कनेक्टेड है। बिल्कुल, बचपन जाता कभी नहीं है, बचपन हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं अपना बचपन भी टेकिंग यू बैक टू द सेम वर्ड जो आपने इस्तेमाल किए कि अगर इसको एतदाल में किया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे एक सोसाइटी का इर्तिका होता है कि जो चीज़ मेरे पास मुझे मैसर नहीं थी, मिसाल के तौर पे एक माँ कहे कि मुझसे किसी ने नहीं पूछा था कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ या नहीं, तो मैं अपनी औलाद को आगे पढ़ाना चाहूँगी, वो आला तालीम हासिल करेगी, तो ये आपकी ओवरऑल सोसाइटी बेहतरी की तरफ जा रही है। एक खातून डॉक्टर बनी लेकिन उनको प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं दी गई, तो आज वो अपनी औलाद के लिए चाहेंगी कि भाई ये एम्पावर्ड भी हो, ये अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद ले। किसी ने अगर एक अपनी ज़िंदगी बुरी शादी में, टॉक्सिक शादी में गुजारी, तो वो अपने बच्चे को एम्पावर करेगी कि नहीं, तुम्हारे पास मेरी बैकिंग, मेरा लाड, मेरा सपोर्ट मौजूद है, और अगर तुम ज़िंदगी के फ़ैसले मुख्तलिफ लेना चाहो। लेकिन आमना, एक बहुत ही मुख्तलिफ सिनेरियो जो मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी, जब बेजा लाड प्यार किया जाता है तो एक बच्चा भी उसी नज़र से अपने आप को देख रहा होता है, या उस रिलेशनशिप में अपने माँ बाप के साथ देख रहा होता है कि नाउ माई फादर और माई मदर एक्सपेक्ट्स मी टू बी परफेक्ट। तो जो उसकी नेगेटिव साइड होती है वो छुपाने लगता है, और उसकी एक पूरी फ्लिप पर्सनालिटी होती है जिसमें हो सकता है, जैसे आपने कहा, रिबेलियस है। कई बच्चे छुप के सिगरेट पीते हैं, किसी और बुरी आदत में पड़ जाते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन वो माँ बाप के सामने कभी उसको ओन नहीं कर पाते। तो एक तरह से आपकी जो पर्सनालिटी है वो डुअल पर्सनालिटी बन जाती है। इस पे आप क्या कहेंगी? इस पे मैं यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने आप को एक परफेक्शन की मूर्ति ना समझें, और वो अपने बच्चों के सामने इजहार करें कि हाँ, हम इंसान हैं, हमसे भी गलती होगी, और हम अपनी एबिलिटीज़ के दायरे में रहते हुए अपने आप में बेस्ट पेरेंटिंग करना चाह रहे हैं, बट हमसे मिस्टेक्स होंगी। तो ये एक विंडो देता है बच्चों को भी कि हमारे माँ बाप कोई नाउजुबिल्ला खुदा नहीं है कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती, और हमसे भी कोई गलती हो सकती है। तो जो ये परफेक्शन है ना, ये फॉर पेरेंट्स भी एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, और बच्चों के लिए भी डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है। अब ना एक और सिनेरियो आपको देती हूँ कि जैसे अक्सर बच्चा कोई गलती करते हुए स्कूल में पकड़ा गया है, चीटिंग करते हुए, या छोटे से किसी सुपर स्टोर में, हालांकि उसके पास पैसे मौजूद हैं, थ्रिल के लिए कोई चीज़ चोरी करता हुआ पकड़ा गया है, और माँ बाप बेचारों को जब ये पता चलता है वो शौक में चले जाते हैं। वो कहते हैं भाई तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होती है, हम तुम्हें प्यार भी देते हैं, तवज्जो भी देते हैं, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो आप अगर उसका साइको एनालिसिस करती हैं तो ये बच्चा ऐसी हरकतें क्यों करता है? इज़ ही ट्राइंग टू पुश द बाउंड्रीज़ कि उसने चोरी की तो उसको थ्रिल है, मज़ा आ रहा है, झूठ बोला, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाया, चलते चलते बिल्ली को लात मार दी, तो ये बच्चा ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? देखिए, एक तो ऑब्वियसली बच्चे होते हैं, उनको थोड़ी सी एक्सप्लोर करने की भी डिज़ायर होती है, नीड होती है कि वो, आप छोटे बच्चों को देखेंगे वो पॉन्ड के अंदर छलांग मारेंगे, पानी, हाँ, एक बड़ा आदमी पुडल के अंदर नहीं छलांग मारेगा, बिकॉज उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं है। तो एक क्यूरियोसिटी को अलाइव रखने के लिए वो बच्चा इस तरह की चीज़ें करता है, ताकि वो एक्सप्लोर कर सके, अपनी बाउंड्रीज को भी स्ट्रेच करे, और ऑब्वियसली एक प्रोग्रेशन होता है हर ह्यूमन बीइंग का, रिबेल, या एक जो उनके अंदर एक डिज़ायर टू मूव फॉरवर्ड जाने के लिए होती है, वो वहीं से ही ड्रिवन होती है। और पेरेंट्स को भी अपने ऊपर इस चीज़ का मलाम नहीं करना चाहिए कि वो हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई। अगर आपने एक अच्छी तरबियत की तो आप उसको ओन करें, और बच्चों ने भी अपनी मिस्टेक्स बनानी है, सही, लेट देम लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, यही बात तमाजुर आपके पास, देयर इज़ इन ऑल ऑफ अस देयर इज़ डुअलिटी, हमारी भी डार्क साइड, कुछ सीक्रेट साइड्स भी होंगी, लेकिन पेरेंट्स के लिए इतना शॉकिंग, ख़ास तौर पे जो बहुत लाड करने वाले पेरेंट्स हैं, उनको समझ नहीं आता उनका बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है, चोरी क्यों कर रहा है, या कोई बात उनसे क्यों छुपा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहूँगी क्योंकि एवरीवन हैज़ अ शैडो सेल्फ, राइट, और शैडो सेल्फ साइकोलॉजी का टर्म है, और समटाइम्स यू सकम टू इट, और हम ह्यूमन बीइंग्स एंड वी डू, तो झूठ बोलना या कभी चोरी कर लेना, सो आई थिंक आई एम नॉट सेइंग कि इट्स ओके, ठीक है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर दोनों साइड्स हैं, तो उस साइड को भी एक्सप्रेस करने की इजाज़त दें, पूछें उससे क्यों किया, क्या किया, सिवाय इसके क्योंकि उसको मार धार करें या मिलिट्री ट्रेनिंग करें, उससे पूछें, एंड देन ऑब्वियसली पुट अ बाउंड्री कि दिस इज़ रॉन्ग एंड ट्राई। आई थिंक कि इसके अंदर ना, जो मैं पेरेंट्स को सजेशन ये दूंगी कि उनकी मॉरल साइड को डेवलप करें,
उसके ऊपर इन्वेस्ट करें रादर देन आपके ये इसके ऊपर अपना दिल पकड़ के बैठ जाएं कि इसने ये क्यों किया, बिकॉज वो तो बच्चा करेगा। हाँ, लेकिन एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन और वेकअप कॉल की तरह अक्सर पेरेंट्स लेते हैं और उनको लगता है कि इससे पहले जो उनका पेरेंटिंग स्टाइल था वो बिल्कुल गलत था। जैसा अब आपने भी नोटिस किया होगा कि पहले बहुत प्यार लाड हो रहा है, लेकिन बच्चे की एक गलती, मिसाल के तौर पे वो क्लास में फ़ेल हो जाए या स्कूल से कोई शिकायत आ जाए या कोई काम उससे ऐसा हो जाए, उसके बाद जैसे तमाज़ुर बार बार कह रही है मिलिट्री पेरेंटिंग शुरू हो जाती है, सारी सख्ती हो जाती है, अब तुम टीवी भी नहीं देखोगे, अब तुम बाहर भी नहीं जाओगे। तो ऐसे में आप बच्चे को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहे? ऐसे में बच्चों को छोड़ दूंगा, मैं वालिदैन की तरबियत करूंगा। ये हुआ क्या? हाँ। क्यों आपने सोचा कैसे कि आपका बच्चा इतना परफेक्ट है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता? आप खुद भी फेल हुए होंगे, मैं हुआ। गलतियां किससे नहीं होती? बिल्कुल। गलती का ये तस्वुर करना कि हमारा बच्चा गलती नहीं करेगा, ये तो सबसे बड़ी गलती है। नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को भी तो कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे लाड की वजह से ऐसा हो गया। लेकिन वो बात वही मैं कह रहा हूँ ना कि इस तरह एकदम बदल जाना। हाँ। मुझसे कोई बात करे, मैं मुझसे रोजाना कोई बात करे और एक दिन वो बात ना करे, उसका ना बात करना इतना दिल तोड़ेगा। पेरेंट्स क्या करते हैं, बात बच्चे को तो मैंने देखा बाहर निकाल के दरवाजे बंद कर देते हैं, बाहर खड़े हो जाओ। वो बच्चा बेचारा जिंदगी भर उस लम्हे को नहीं भूल सकता जहाँ वो पे अनसिक्योर हुआ। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बात की है ना, दिस इज़ व्हेन वी से कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रॉमा एंड ट्रिगर्स दैट लिव विद यू। और होता यही है कि बचपन में आपके कई एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे जिसमें आप पेरेंट्स समझ रहे हैं कि मैं तो बच्चे के साथ बहुत लाड प्यार करती हूँ, लेकिन ये जो आपकी इनकन्सिस्टेंसी है कि पेरेंट खुद अच्छे मूड में है तो बहुत लाड हो रहा है, पेरेंट का अपना मूड ख़राब है तो बहुत सख्ती हो रही है, ये आपके लिए बच्चे के लिए एक इनकन्सिस्टेंट और अनसेफ एनवायरनमेंट के तौर पे होता है। इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो अनसेफ इनकन्सिस्टेंट एनवायरनमेंट है अगर घर का, तो उसका क्या असर पड़ता है बच्चे की शख्सियत। अच्छा, मैं अभी बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि ये जो इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर की हम बात करेंगे, आज प्यारे हो तो तुम सबसे लाडले हो, सबसे हसीन हो, सबसे हमें अजीज़ हो, और जब सख्ती आई तो फिर तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो ये मामला तो हमारे सियासत में भी अप्लाई होता है। वजह साहब आप क्या कहेंगे? कुछ लोग लाडले का अक्सर जिक्र करते हैं, आज लाडला अताब में आया हुआ है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? वो कहते हैं शमे महफिल आपने मेरी तरफ कर दी। मैंने कहा मैं पूछूं तो सही कि जरा सा गैर सियासी बातें करते करते लाडले का आजकल एक खास अंदाज है। शमे महफिल जला भी सकती है। मैं एहतियात का दामन नहीं छोड़ूंगा। कोई भी जगह हो, सियासत हो या कुछ भी हो, वालिदैन की तरबियत तो नजर आती है। बिल्कुल। और यही वजह है कि जब कोई बिगाड़ता है तो उसके वालिदैन तक बात पहुंच जाती है। खुदा के लिए जब बच्चों को देखें तो ये ना सोचें इससे बाप का है, ये माशरे का भी हिस्सा है। बिल्कुल। तो तरबियत करते वक्त हमें ये देखना है कि सिर्फ मेरे ही काम ना हो जाए, तरबियत उस जगह करें जब वो बच्चा उस लेवल पे पहुंचे जहाँ पे वो माशरे को हैंडल कर रहा हो या उसको गाइड कर रहा हो, तो आला तरबियत के नमूने भी दिखा रहा हो। अच्छा, फिर वही वाली बात कि अगर हम इसको एक मिनट के लिए हम बच्चे के बजाय किसी बड़े की बात कर लें जिसको आप समझते हैं कि वो फेवरेट है, लाडला है फॉर वट एवर रीज़न, तो आपकी बात वहाँ पे भी अप्लाई होती है कि उस नहज तक पहुँचा कैसे। अगर उसने कोई 10 दराजी की थी, कोई पहली लाइन क्रॉस की थी, क्या आपने उस वक्त रेप्रिमांड किया था? क्या आपने पूरा सिस्टम उस वक्त पलट के उसने कहा था कि ये नहीं, या आपने इंतज़ार किया आखिरी रेड लाइन का कि जब वो क्रॉस होगी तो उसके बाद सख्ती होगी, उसके बाद डिटेंशन मिलेगी, उसके बाद घर में बंद कर देंगे? आमना क्या कहेंगी इस पे? आखिरी डेडलाइन का पेरेंट्स इंतज़ार करें या पहली दफ़ा जब बाउंड्री क्रॉस की जाए तब वहाँ पे थोड़ा सा तरबियत का अंसर आना चाहिए? बिल्कुल अगर हम एज पेरेंटिंग की बात करूँगी मैं बिल्कुल, बिकॉज आई एम अ वेरी एपॉलिटिकल पर्सन, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन द लाडला, बट आई थिंक यस, आपको उस एज पे नहीं लेके जाना चाहिए जहाँ बहुत वापसी मुश्किल हो। सो जब अगर कोई छोटी बात हो, एंड इट्स नॉट कि आपको बच्चों को बहुत ज़्यादा वही उनकी बड़ी मज़े की बात है कि मिलिट्री पेरेंटिंग स्टाइल नहीं करना चाहिए, आप बाउंड्रीज सेट करें, आप उनको प्रिकॉशंस बताएं कि बेटा इस लाइन से ज़्यादा दीज आर द बाउंड्रीज। बिल्कुल सही आमना, इस पे हम वापस आते हैं, अनसेफ और इनकंसिस्टेंट बिहेवियर फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द हाउस होल्ड। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सदर इकबाल साहब। जी अकरम साहब, क्या कहेंगे? सदर इकबाल साहब, आपके सवाल में 3 चीजें इकट्ठी है, लाड, प्यार और बिगाड़। हाँ जी। देखे, लाड और प्यार तक तो बात बहुत अच्छी है, सही, और हर आदमी को करना भी चाहिए। बिगाड़ वाली बात बड़ी खतरनाक है, बहुत बुरी बात है। देखे,
जो पहला बच्चा या बच्ची कोई भी होता है जी। वो खुशकिस्मत होता है जिसके घर में कोई बच्चा नहीं होता, उसको इतना प्यार मिल जाता है कि जो बाकी बच्चों को कभी तसव्वुर भी नहीं होता। ये मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा, सबके साथ ये मामला होता है। तो ये पूरा माशरा ही देख लेना अकरम साहब, हम सारे बिगड़े शहजादे हैं। नहीं, बिगाड़ नहीं होना चाहिए। हाँ। देखिए, बिगाड़ और चीज है, सही। वो हम उसकी तरबियत नहीं कर पाते। हाँ। हम उसको ये एहसास नहीं दिला पाते कि बेटा तेरे से प्यार करता है या तेरी कोई जरूरत पूरी करते हैं तो तुम बात से आगे रहना। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब। इसको ना मैं, वक्त कम है तो मैं जल्दी से अपने पैनल के पास भी लेके आऊँगी। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं जी सिनेरियो को। 10-20 साल गुजर गए, अभी ये बच्चा जवानी की दहलीज पे डिसीजंस करने हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये ड्रॉप इन कर रहा है। आप अक्सर देखिए कि अगर बहुत ज़्यादा लाडला है तो मेहनत, मुशक्क़त या अपनी ऑपोजिशन या अपने ऊपर तनकीद ऐसा शख्स बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप उसके काम में अगर उसको नंबर कम दें तो उसको लगेगा कि उसको सियासत का निशाना बनाया जा रहा है, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, कोई उसको समझ नहीं पा रहा, दोस्त तो उसके साथ हमेशा यही करते हैं। ऐसे लोगों के साथ चलना या उनके साथ गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तमाजुर क्या कहेंगी? और ख़ास तौर पे इनके लिए इनसे पर्सनल रिलेशनशिप्स भी नहीं संभाली जाती। दे आर बैड स्पाउसेस, दे बिकम बैड पेरेंट्स, दे बिकम डिफ़िकल्ट पेरेंट्स। क्या कहेंगी? डिसीजंस ही नहीं ले पाते। मेरे पास इतने लोग आते हैं, वो दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट हु टू गेट मैरिड, इफ वेदर दे वांट टू गेट मैरिड, कौन से करियर पाथ चूज़ करें। हर चीज़ तो पेरेंट्स ने उनके लिए चूज़ की थी। हाँ। अब जब अपने डिसीजंस ही लेने की बारी है तो वो कर ही नहीं पा रहे डिसीजन। तो ये कैसी मोहब्बत है कि आपने हर डिसीजन बच्चे के लिए खुद ले लिया, स्पेस नहीं दी उसको ग्रो होने के लिए। अच्छा, और बज़ाहिर ऐसे लोग बड़े एम्पावर्ड लगते हैं, यानी अगर आपके पास लाड प्यार है, एक अच्छे सोशल स्टेटस हैं, आपने अच्छे स्कूल भी भेजा होगा, दुनिया की हर नेमत भी दी होगी। और ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ बिकॉज आई मीट अ लॉट ऑफ बिजनेस लीडर्स, आई मीट लीडर्स इन एवरी स्फीयर जो अपनी अपनी ज़िंदगियों में बड़े ऊंचे मकाम पर हैं। लेकिन मिजाज साहब, बिल्कुल सही बात है तमाजुर की, कि उनकी बच्चों की पर्सनालिटी में वो लीडरशिप क्वालिटी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक जैसे तनावर दरख्त के नीचे एक बूटी आगे नहीं बढ़ पाती, आपने ओवर शैडो कर दिया उसको। कामयाब लोगों की बदकिस्मती ये होती है कि उनकी औलाद ज़्यादातर कामयाब नहीं होती। क्यों? कि वो हर चीज़ मिल गई। जिस बच्चे को आसानी से कोई चीज़ मिल जाती है फिर उसमें जद्दोजहद का उनसर कहाँ रहता है? वो ये तो बाद में कहते हैं बार बार कि हमारी तरह हमें पता है तुम सुबह उठ के जाते थे, ये सब कहानियाँ अपनी जगह, लेकिन ला के सब कुछ वैसे ही दे रहे हैं। थोड़ा सा बच्चे को जद्दोजहद की तरफ लाइए, बैलेंस रखिए। ज़िंदगी में क्या हर जगह बैलेंस होना चाहिए। प्यार भी करें, उसका हक़ है, लेकिन उसको तरबियत भी करें, उसको गाइड भी करें, उसको मौका, अगर ख्वाहिशों और ज़रूरत में फ़र्क को महसूस कर लें। बिल्कुल। बच्चा ख्वाहिश किए जा रहा है, आप दिए जा रहे हैं, उसकी ज़रूरत है कि नहीं है? बिल्कुल सही। और स्पेसिफिकली अगर हम लड़के और लड़की की पर्सनालिटी का मुआवजा करते हैं, लड़के को कहा जाता है मामाज़ चाइल्ड, मामाज़ बेबी, और लड़की को कहा जाता है पापा की प्रिंसेस। और अक्सर ऐसा होता है ये मामाज़ बॉय और पापा की प्रिंसेस की शादी हो जाती है। हम ना फिर क्या होता है? फिर बताइए, ये दोनों ही लाडले हैं, फिर क्या किया जाए? फिर सब हम सबको पता है फिर क्या होता है, धूम धड़का। मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप अडल्ट हो चुके हैं ना, तो फिर आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना बंद कर दें और अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी उठाने की खुद दौर पकड़ें। और जो भी पास्ट में जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मेंटल हेल्थ बहुत सीवियर प्रॉब्लम है तो आप किसी के पास जाते हैं। अगर आपको अपनी, देखिए हर इंसान को पता है कि मेरे अंदर क्या खूबियाँ क्या खामियाँ हैं। अगर आप उनको आइडेंटिफाई करके और उनको रिजॉल्व करने की तरफ बढ़ें तो आई थिंक उम्मीद की किरण वहाँ ज़्यादा जाती है। बिल्कुल सही आमना, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि खुद अपनी डोर को पकड़ें। लेकिन वजह साहब, पापा की प्रिंसेस और मामा बॉय दोनों की शादी हो गई, मामाज बॉय बात नहीं करना और पापास प्रिंसेस की हर बात पे आंसू निकल आते हैं, गाड़ी कैसे बढ़ेगी आगे? मैं आपके उस जुमले को इस तरह कहूँगा कि प्रिंसेस और ये किंग बैठ जाए ना, हाँ। तो दो रॉयल फैमिली आपस में इतना लड़ती हैं, उसके बाद उनको पता चल जाता है कि हमने क्या बनाया। हाँ। देखिए, अगर एतदाल को छोड़ देंगे तो मसाइल पैदा होते रहेंगे। खुदा के लिए मोहब्बत का भी एक लिमिटेशन होती है हर चीज़ की। इसको हमारी नफ्सियात में, हिप्नोसिस में और NLP में भी एक टर्म्स है हमारी, उसको हम कहते हैं गेम। इसके 4 उसूल हैं, बच्चों की तरबियत पे ये लागू होंगे। आप उसको फ्रीडम भी दें, कोई चीज़ आपने दी है उसको हक दें खेलने का जी, लेकिन उसके साथ लिमिटेशन भी दें। उसको बताएं कि कौन से वक्त खेलना है, कहाँ खेलना है, क्या नहीं करना। अगर वो आपके, और उसको बताएं भी कि क्यों ये हम बता रहे हैं कि ऐसा करना है,
और उसके बाद अगर वो फॉलो करे तो उसको अप्रिशिएट भी करें। ये 4 उसूल हैं खेल के। आपने एक बाउंड्री दी, बाउंड्री में कहा जहाँ चाहो दौड़ो भागो, देखिए इससे बाहर नहीं जाना है, आउट हो जाओगे। पर वो पूछेगा क्यों? भाई ये गेम है, तुम जाओ उनको गोल करो, अपना गोल को बचाओ। ये पर्पस भी दे दिया। लोग मोबाइल देते हैं लेकिन बच्चों को ये बताते ही नहीं कि कब यूज करना है, वो जब चाहे यूज करे। आप डिसिप्लिन दें स्क्रीन टाइम को, गैजेट्स को आपने लिमिट करना है। तमाज़ुर, कमिंग बैक टू द एडल्ट पर्सनालिटी, अ लॉट ऑफ टाइम्स ये लाड प्यार की वजह से बच्चा विक्टिमहुड में जाता है। आपने एंटाइटलमेंट की बात की, एंटाइटलमेंट की ही फ्लिप साइड या एक और एंगल निकलता है विक्टिमहुड, कि मैं अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, एवरीबडी एल्स इज बैड। तो कैसे डील करे ये लाडला जिसको आपने विक्टिम बना दिया अनफॉर्चुनेटली? अब इसके अंदर ये है कि हम सेल्फ एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज़ करते हैं कि भाई इफ़ द इंटायर वर्ल्ड इज़ आउट टू गेट यू, क्यों आप इतने इंपॉर्टेंट हैं कि द इंटायर वर्ल्ड इज़ आउट टू गेट यू, सीरियसली, कि मतलब जो है ना वो, और ईच एंड एवरी थॉट के ऊपर काम करना ज़रूरी है। जो वो कंप्लेन कर रहे हैं तो वो सड़क से लेके जो कंप्लेन करना शुरू होते हैं तो फिर अपने बॉस तक की कंप्लेन करते हैं, तो उसके ऊपर ईच एंड एवरी उसके ऊपर कि आपको क्यों लगता है, अच्छा सड़क पे अगर आपको गाड़ी से आप ही को सिर्फ गाड़ी मार रहा था वो, तो ये तो यू नो। एंड यू थिंक कि अ लॉट ऑफ लव, चाहे वो माँ बाप की तरफ से आए, स्पाउस की तरफ से आए, इट कैन ऑल्सो बी सफोकेटिंग एंड स्टाइफलिंग। एक्सट्रीमली देयर हैज़ टू बी स्पेस, यू नो। अच्छा देखिए, मैं ये समझती हूँ कि चाहे एडल्ट्स हों, एडल्ट्स को आपने मोहब्बत देनी है, बच्चों को मोहब्बत देनी है। जैसे आपने प्लांट की मिसाल दी थी ना, कि ऑल प्लांट नीड्स इज गुड वाटर, सन एंड अ गुड टेम्परेचर, राइट? सो आई थिंक कि एडल्ट्स के अंदर भी और बच्चों के अंदर ऑल यू हैव टू गिव इज़ अ गुड एंड स्टेबल इन्वायरमेंट। बाकी तो रेस्ट, द लव थ्राइव्स, द रिलेशनशिप थ्राइव्स। यानी वो जो एक लैंड माइन जैसा होता है ना, कि आज हम बच के निकल गए तो बड़ी अच्छी बात है, आज बाबा का मूड अच्छा है तो वो ड्राइव पे भी लेके जाएंगे, आइसक्रीम भी खिलाएंगे, लेकिन आज बाबा का मूड ख़राब है तो वो आपसे मैथ्स के सारे टेबल सुन लेंगे और आपके लिए सारी मुश्किलें हो जाएंगी। ये इनकन्सिस्टेंसी बच्चे के लिए एक अनसेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, उसको सर्वाइवल मोड में डालती है, उसकी पर्सनैलिटी पे मनफी असरात डालती है। सो आई होप कि हमारे आज के, यानी वी कैन ओनली एडवाइस, वो एतदाल, वो मियाना रवि क्या है, वो स्ट्राटा टू स्ट्राटा, हाउस होल्ड डिफ़र करेगा, और कभी कभी लीवे देना भी चाहिए। लाइक आपने वो जैसे मिलिट्री पेरेंटिंग की बात हो रही थी कि बड़े सख्त कवानीन भी नहीं बनाने, उसमें लचक रखिए कि नानी दादी अगर थोड़ा बहुत लाड प्यार करना चाहें तो उसकी इजाज़त हो। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ योगी वजाहत मौजूद थे, डॉक्टर तमाज़ुर थी एंड आमना अली। वी थॉरली एंजॉयड देयर कमेंट्स एंड देयर इनसाइट्स। इंशाल्लाह ताला आप सबसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।